प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 7 तक हो गया। प्रश्नोत्तर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हमारे बीच स्नेहा ओझा बैठी हुई हैं। पृथक्कृत गोली चालक के परावैद्युत के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता का व्यंजक व्यक्त करो। तो देखो बेटा, कोई गोली चालक है और वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में सिचुएटेड है, उसके लिए जो है धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सभी साथी ध्यान देंगे। यहाँ हम प्रश्नोत्तर नंबर 8 लिखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 फर्जी क्वेश्चन है, जान लो, जबरदस्ती 5-6 नंबर मिल जा रहा है। कोई एक क्या है, गोलीय चालक है और वो गोली चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। मान लेते हैं गोली चालक का केंद्र O है और त्रिज्या R है। भाई बीनू मिश्रा, क्या नाम है हमारा जो है विक्रांता, माना R त्रिज्या व O केंद्र वाला एक गोलीय चालक। विक्रांता बेटा, मैंने सोचा कि इस पेपर का सारा क्वेश्चन मैं करा दूं, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। पठित सब O केंद्र वाला कोई एक गोलीय चालक है जिसे Q आवेशित करते हैं। Q आवेश देने पर चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V है। विक्रांता, यहां तक समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? देखो ये क्या है, पूछो हमसे। गोली चालक, ठीक बेटा। इसका ये क्या है, केंद्र, और ये क्या है बच्चों, त्रिज्या। हाउ मेनी आवेश से आवेशित कर रहे हैं इसको, प्लस क्यू आवेश दो, तो इसके पृष्ठ पर ये आवेश ऐसे बिखर जाएगा। क्योंकि जब चालक शब्द कहा है तो इसका मतलब ये खोखला होगा। आपको हमने पीछे कई बार पढ़ाया हुआ है। तो ये गोलीय चालक है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसके संपूर्ण तल पर कितना विभव बन गया लोग, V। और विभव V का सूत्र क्या होता है बच्चों, विभव वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/R। ओके, बट हमें क्या चाहिए, धारिता। असलाने धारिता C बराबर आवेश बटा विभव Q/V। धार दो क्या, V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/R। Q से Q कट गया। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। गोलीय चालक, पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता का खूबसूरत व्यंजक आ चुका है आपके सामने। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई असुविधा। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। इसी में अभी ये आधा पार्ट है। आधा पार्ट कह रहा है, दो आवेशित चालकों को एक तार से जोड़ने पर ऊर्जा क्षय की गणना करिए। तो मान लेते हैं अपने पास दो आवेशित गोली चालक हैं, एक की त्रिज्या R1, एक त्रिज्या R2, एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। एक को V1 आवेश से आवेशित कर रहे हैं और एक पर जो है विभव V2 है। पहले और दूसरे चालक जब जोड़े जाएंगे तो उनमें आवेश का प्रवाह होगा। तब तक आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि वे समान विभव पर ना हो जाएं। ऐसे विभव को उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। और जब वे समान विभव पर हो जाएंगे तो उनके पहले वाली कुल ऊर्जा और अब वाली कुल ऊर्जा में जो फर्क होगा वही ऊर्जा क्षय होगा। तो जैसा कि जान रही हो, माना C1 व C2 धारिता वाले, एक बार देख लो, धारिता वाले दो गोलीय चालक हैं। क्या गोली चालक है स्नेहा बेटा? कितनी धारिता इनकी है? C1 C2, जो प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश से आवेशित हैं। ये भी समझ में आ स्नेहा बेटा? एक पर आवेश कितना है, Q1, और दूसरे पर
इनके तल पर अलग अलग आवेश है तो अलग अलग विभव होगा। विभव V1 व V2 है। ये भी समझ में आया कि नहीं? कई गोली चालक है? एक की धारिता C1 इकाई की, और एक को कितना आवेश दिए? Q1 कूलाम का, दूसरे को एक पर विभव V1 बना और दूसरे पर। अगर इन्हें जोड़ दिया जाए आपस में सुचालक तार से, तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर आवेश का प्रवाह होगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों समान विभव पर। यदि इन चालकों को किससे जोड़े? सुचालक तार। इस घटना को आवेशी पुनर्वितरण कहते हैं। जोड़े तो इनमें आवेश पुनर्वितरण होगा। लिख दे रहे हैं, ठीक ना? चलो देखो, विक्रांता बेटा एक गोली चालक ये है। दिखा सबको? जो लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं कम से कम ये दो डेरिवेशन तो रिवाइज हो जाए। एक गोली चालक है, इसका नाम बोल दो A और इसकी धारिता बोल दो C1। यही हम कह रहे हैं। इसको कितना आवेश दे रहे हैं? बोलो, प्लस Q1 कूलाम का आवेश इसको हम देकर इसको फुल चार्ज कर दे रहे हैं, प्लस Q1। तो इसके तल पर विभव कितना बन गया? एक जो है अरसलाना गोली चालक और है, नाम बोल दो इसका B, इसकी धारिता बोल दो C2। इसको भी आवेशित करो, आवेश दो इसको। कितना आवेश दे दे? प्लस Q2। फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखे हैं हम अभी। दो गोली चालक है जिनकी धारिता C1 C2 और आवेश Q1 Q2 देने पर विभव बना है V1 V2। इस पर विभव कितना बन गया? साक्षी V2। दोनों को हम सुचालक तार से जोड़ दिए, तो इस चालक से इस चालक की ओर या इस चालक से इस चालक की ओर आवेश का प्रवाह होगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों समान विभव पर। तो समान विभव को कौन सा विभव कहते हैं विक्रांता? उभयनिष्ठ विभव। चलो पता लगाएं उभयनिष्ठ विभव। चलो पता लगाएं उभयनिष्ठ विभव। गौर से देखो, ये वाला सूत्र देखो क्या है। C बराबर Q/V। देखो तो यहाँ B बराबर क्या होगा? B M उड़ जाए, C M उड़ जाए, Q/C। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर Q/C, कुल आवेशा बटे कुल धारिता। ओझा जी यही होगा। कुल आवेश बटा कुल धारिता। न कुलवा कुछ क्या था? कुल आवेश एक पे कितना आवेश है? Q1 इकाई पे धारिता। आगे देखो विक्रांता, देख रहे हो? यहां से देखो C बराबर Q/V, Q बराबर CV। तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर नीचे। अगर वही कहा तो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक प्राप्त करा, कहा तो इतना दूर लगा छोड़ दे ना। उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक कहा तो क्या करे? लेकिन वो कहा ऊर्जा है। मतलब जब चालक जोड़े नहीं थे तो वो जो ऊर्जा थी, और जब चालक जोड़ दिए हैं अब जो ऊर्जा है घट गई होगी, ऊर्जा का नुकसान हुआ होगा, वही बताना है। तो ऊर्जा है, देखो बेटा विक्रांता, ऊर्जा है डेल्टा E। ओके, जोड़ने के पहले ऊर्जा और जोड़ने के बाद ऊर्जा का डिफरेंस ना। चालकों को संयोजन के पूर्व ऊर्जा माइनस चालकों को संयोजन के, यही तो डेल्टा U बराबर
संयोजन कपूर विक्रांता कै चालक है? एक या हवा, दो चालक है। और बच्चों इसी चैप्टर में हमने पढ़ाया है किसी चालक की आवेशन ऊर्जा का सूत्र हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? हाफ CV स्क्वायर। तो जोड़ने के पूर्व ऊर्जा, तो जोड़ने के पूर्व एक ये चालक है, इसकी ऊर्जा होगी हाफ C1V1 स्क्वायर होगी। जोड़ने के पूर्व दूसरे वाले चालक की ऊर्जा हाफ C2V2 स्क्वायर। माइनस करना है जोड़ने के बाद ऊर्जा, जब जोड़ दिए हैं दोनों एक ही विभव पर हो गए हैं हाफ CV स्क्वायर, तो C का मतलब कुल धारिता, दोनों चालक जुड़ गया, CV स्क्वायर होता ना, V स्क्वायर, V है रे ही क्या है V स्क्वायर के तो है बोले हाफ CV स्क्वायर, C जगह C1 धन C2, V जगह आया C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ऊपर नीचे स्क्वायर कर दिए, ऊपर नीचे स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? वीर पुरुषों और वीरांगनाओं ध्यान देते रहो, हाफ कॉमन है, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, हमको लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान दो। यहाँ ऊपर क्या घात है, नीचे क्या घात है, दोनों सेम सेम पद हैं, तो ऊपर वाला बचेगा C1 V1 C2 V2, मजा आया, होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, नीचे एक घात बच गई, कहा हाँ सर जी, ऊपर दो घात दिखा है, एक घात दो घात भाग गए, एक घात बच गए, अरे मेरी भाई लघुत्तम ले बटा एक करके चला खाए पी रहा हाफ, ओके। हर से हर लघुत्तम का पहले बताओ, C1 प्लस C2 लघुत्तम भाग, एक और एक लघुत्तम इतना, हर से हर का भाग दिया जाओ ना अंश में गुणा करा, तो एक है गुणा है में C1 V1 स्क्वायर ब्रैकेट में C1 धन C2 का असर, फिर एक से कट के फिर ऊपर C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, जब टेप फंसा लगा तो आवाज इससे आवा था, आगे माच का कारक कर दिया, विदेश जाए वाला है कोनो मंच में प्रोग्राम दे, इंडिया टैलेंट बढ़िया, आगे देखो बेटा, तोड़ो, C1 में गुणा हुआ C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर A में गुणा हुआ C1 C2 B1 स्क्वायर, मजा होता है बराबर। A में देखा C1 C2 B2 स्क्वायर, M C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ध्यान देते रहना। हाँ इधर देखो, A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, B स्क्वायर 2AB 2C1 C2 B1 B2, देखा लड़कियों, काट जवाब, काट जाओ जौन कटत हो, काट जाओ, जे में सब में स्क्वायर है वो कट जाए, स्यों म्याओ म्याओ, कछु कामन देवी C1 C2 C1 C2 C1 C2 इज कॉमन, ले ले C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, ओके। क्या बच्चा बोलो, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2, इसको हम लिख दे रहे हैं B1 डिफरेंस B2 होल स्क्वायर, या ऊर्जा सेट आएगा, बहुत दिक्कत बेटा। तो आपने देखा बेटा
कि जब जो है ये धारिता वाले चैप्टर का था, जब दो गोली चालक परस्पर जोड़े जाते हैं तो संयोजन के उपरांत उनमें ऊर्जा क्षय इस प्रकार से प्राप्त होता है। हाँ बच्चों, जैसा कि हमारे बीच अमित आए हुए हैं, प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्वेश्चन कह रहा है गास का नियम लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित समतल चादर अनंत विस्तार वाली चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो अथवा वाला क्वेश्चन भी कराते हैं, अथवा वाला प्रश्न। तो सबसे पहले अथवा वाले प्रश्न में कह रहा है गास का प्रमेय लिखो। 1 नंबर का गास प्रमेय है। गास प्रमेय क्या कहती है? तो मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग लिख लोगे। गास प्रमेय बोल दे रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश का या नेट आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक ना बेटा? नहीं समझे? बोलो। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित नेट आवेश का कितना गुना होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई इक्वल 1/ε0 इंटू। ये गास प्रमेय है। कह रहा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो जैसा कि नकुल बेटा ये जान रहे हो, मान ले रहे हैं कि अनंत विस्तार की ये एक समतल चादर है। कैसे जाने ये अनंत विस्तार की है? क्योंकि बेटा हमने इसका नामकरण नहीं किया है। नाम अगर लिख देते हैं तो परिमित चादर हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई सब पता रहेगी। नाम नहीं लिख रहे हैं तो ये अनंत विस्तार की, माना एक अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश से, इसे प्लस क्यू आवेश से हम क्या कर दिए हैं बेटा? प्लस क्यू आवेश से आवेशित किए हैं। ठीक, वर्णन समझ में आ रहा बेटा? चालक के निकट कहीं एक बिंदु P है, यहीं पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। चालक ये समतल चादर है, बहुत पतली होगी, इधर भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगी और इधर भी। तो P के सममित बिंदु P डैश है यहाँ इस साइड। P और P से गुजरने वाला कोई एक गासियन पृष्ठ, बेलनाकार गासियन पृष्ठ, ये कैसा गासियन पृष्ठ है? कहां से गुजरने वाला है ये? इज दैट क्लियर? चित्र का वर्णन समझ में आया बेटा? लिख रहे हैं विक्रांता बेटा। माना कोई एक समतल जो है अनंत विस्तार की चालक प्लेट है जो बेटा प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। चालक प्लेट के नजदीक में एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। देखो बच्चों, हम जो बोलते रहते हैं, अगर आप लोगों को लिखना रहा करे तो वीडियो देखा करो, वीडियो पॉज करके देख देख के लिख लिया करो, सुन सुन करके। ठीक है, समय बचा रहे हैं। तो समतल चालक प्लेट है, आज सोच रहे खत्म हो जाए पेपर। समतल चालक प्लेट है, प्लेट के ठीक नज़दीक कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
P के सममित बिंदु P डैश है, P और P डैश से गुजरता हुआ क्या खींचे बेटा? गॉसियन पृष्ठ। हमको पता है कि गॉसियन पृष्ठ के लिए यह प्रमेय होती है। तो यहाँ सबसे पहली चीज ये जानो कि इधर भी जो है वैद्युत फ्लक्स बनेगा और इधर भी वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है ना? तो देखो जरा, वैद्युत फ्लक्स एट P प्लस वैद्युत फ्लक्स एट P डैश बराबर 1/ε0 इंटू Q। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε टाइम्स होगा। इधर वाला फ्लक्स और इधर वाला फ्लक्स जोड़ दे तो 1/ε0 Q आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब बेटा इधर वाला फ्लक्स आप जानते हो, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन d∅, इधर वाला फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन, कोई डाउट? d∅ का मतलब आपको बताए हुए हैं, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए नहीं आ रहा है। क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई, यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डी है। यहाँ भी वही चीज होगी, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। कोई डाउट? ई डी ए का 0, यहां भी बेटा परवीन के यादव का 0 मान 1 होता है। ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए, ई बाहर आ गया, आगे बढ़े, E इंटू ए प्लस E इंटू ए उधर लिख दे रहे हैं, बोर्ड पर लिख नहीं रहा है। E इंटू ए प्लस E इंटू ए बराबर 1/ε0। देखो अगर इस जो है संपूर्ण चालक प्लेट का आवेशी पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो, तो आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, तो Q बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू ए। तो जहां Q है वहां क्या लिख दें? दोनों जोड़ के 2EA बराबर सिग्मा अपान ε0 इंटू ए। तो यहाँ क्या कट गया? अच्छा ए से कट गया। E बराबर सिग्मा अपान 2ε0 विल बी डेरिवेशन ऑफ आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह भी समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर। तो ये तीव्रता का व्यंजक आ गया। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया बच्चों सबको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नोत्तर नंबर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 9। प्रश्नोत्तर नंबर 9 पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, अच्छे बच्चे माने जाते हैं तो इसलिए ध्यान देंगे। पढ़े बेटा ओझा जी। दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करो। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप जान रहे हैं, ये दो सीधे चालक तार हैं, लंबे हैं, धारावाही चालक तार है। मान लेते हैं एक में धारा I1 बह रही है और दूसरे में धारा I2, और दोनों के बीच की गैपिंग R है। दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या चुंबकीय बल पता करना है। तो मान लेते हैं
दो सीधे परस्पर समांतर धारावाही अनंत विस्तार वाले चालक तार परस्पर आर दूरी पर रखे हैं। इनमें I1 और I2 धारा बह रही है। मान लिए वर्णन पक्का। पहले धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 और दूसरे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2। अगर हम बायो तथा सेबर्ट के नियम से जानना चाहें तो पहले धारा, देखो ये सब वर्णन लिख लेना, बोल रहा हूं वीडियो से पास करके लिख लेना। पहले धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो तथा सेबर्ट नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चित्र का वर्णन एक बार फिर से कर दे रहे हैं नकुल जी। माना दो सीधे लंबे अनंत विस्तार वाले धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर परस्पर आर दूरी पर रखे हैं। पहले चालक तार में I1 धारा, दूसरे चालक तार में I2 धारा बह रही है। पहले चालक तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो तथा सेबर्ट के नियम द्वारा μ0/2 पाई I1/R। दूसरे चालक तार में प्रवाहित धारा I2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 पाई I2/R। समझ आया? अब ये जो पहला धारावाही चालक तार है दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। हमें पता है चाचा लारेन मर गए बता के कि अगर कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लारेन बल लगता है। क्या लगता है बेटा? पहला चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B2 में है ना, इसलिए इसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगा चुंबकीय बल F1/L क्या होगा? आइडियल साइन थीटा होता है। बात करते हैं I2 दूसरे तार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में पहला तार है। पहला तार दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में है। पहले तार में धारा है I1, चुंबकीय क्षेत्र B2, L नीचे आ गया। ओके ओके। I1 इंटू B2 मान μ0/2 पाई I2/R साइन थीटी। तो इम्प्लाइज F1/L बराबर μ0/2 पाई R1/R2/R साइन थीटा। इसी प्रकार सेम प्रोसेस, इसी प्रकार दूसरे चालक तार को अगर आप देखो तो वो पहले चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में है। इसी प्रकार F2/L बराबर I2/B1 साइन थीटा है ना। इम्प्लाइड F2/L बराबर μ0/2 पाई R1/R2/R साइन थीटा। कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है? और बच्चों दोनों समीकरण देखो बराबर है, बराबर है। समीकरण 1 व 2 से विक्रांता बेटे देखो F1/L बराबर F2/L बराबर μ0/2 पाई I1/I2/R साइन थीटा बराबर F/L मान लीजिए। तो ये डेरिवेशन हो गया दो सीधे धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला विद्युत बल का, चुंबकीय बल का। अगर यहां दोनों चालक तारों में समान धारा बहे I1 बराबर I2 बराबर I, तो F/L बराबर μ0/2 पाई
आई स्क्वायर अपान आर साइन थीटा। कोई डाउट? समझ आया बेटा? ये पक्का पक्का समझ में आ गया? एनी डाउट किसी को? अभी थोड़ा सा इसमें एक सेटलमेंट और है। क्या है? देखो इसे पूछा होगा, ऐसे पूछता भी है। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर धारा का मानक परिभाषा इसी सूत्र से आई है। यहां देखो बेटा, F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आर स्क्वायर अपान आर साइन थीटा में अगर हम L बराबर 1 कर दें, R बराबर 1 कर दें, थीटा बराबर 90 अंश कर दें, F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन कर दें। अगर ये करें तो देखो क्या होगा। F की जगह 2 × 10⁻⁷/1, इसका भी मान 2 × 10⁻⁷, और यहाँ आई स्क्वायर 1 साइन 90 काट पीट दोगे तो आई स्क्वायर बराबर 1, तो आई बराबर 1, माने 1 एम्पियर की परिभाषा आ जाएगी। तो अब 1 एम्पियर की परिभाषा में हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, मुंह से बोल दे रहे हैं। ये दोनों तार हैं, दोनों में समान धारा बहे, I1 I2 बराबर रहे, दोनों तार इकाई दूरी पर रहे, R1 रहे, दोनों तार एक दूसरे के समांतर रहे और अनंत में रहे, इकाई दूरी पर रहे, और अगर उनमें समान धारा प्रवाहित होने पर उनकी एकांक लंबाई पर लंबवत 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो तो उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो स्नेहा बेटा कैसे बोलेंगे? अर्जुन सर की स्टाइल में सुन लो। परस्पर एकांक दूरी पर स्थित, माने आर बोल दिए, परस्पर एकांक दूरी पर स्थित दो धारावाही ऋजुरेखीय समांतर चालक तारों में समान धारा प्रवाहित होने पर यदि तारों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लंबवत चुंबकीय बल उत्पन्न हो तो चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। सुन रहे हैं? परस्पर एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर ऋजुरेखी धारावाही चालक तारों में समान धारा प्रवाहित होने पर यदि उनकी प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लंबवत चुंबकीय बल आरोपित हो तो चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों, 8वां वाला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए चल कुंडल धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। तो चल कुंडल धारा मापी वाला चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, ध्यान से देखिए, याद भी करिए। याद भी करिए आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे बच्चों, 8वां वाला क्वेश्चन है, चल कुंडल धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान विक्षेप के समानुपाती होता है। तो याद करिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ाए हुए हैं कि यह एक ऐसा धारा मापी होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 प्रकार का होता है, एक जो है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा किलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न धारा मापी, ऐसे हमसे गड़बड़ा जाए तो बच्चों दोनों धारा मापी की क्रिया विधि और सिद्धांत सेम होता है, रचना थोड़ा फर्क होती है। निलंबित कुंडली धारा मापी में एक धारा मापी होती है जो एक कुंडली होती है तांबे की, जो फास्फर ब्रांच पत्ती के सहारे जो है चुंबकीय क्षेत्र में लटकती रहती है।
जबकि किलकित कुंडली धारा मापी वाले बताए थे कि इसमें एक तांबे की कुंडली दो चुल्लों के बीच झूलती रहती है। याद आया? अब याद करिए, निलंबित कुंडली धारा मापी में फास्फर ब्रांच की पत्ती थी। फास्फर ब्रांच की पत्ती ऊपर जो है मरोड़ टोपी के द्वारा पत्ती को ऐंठा जाता था और पत्ती के निचले सिरे पर एक जो है अवतल दर्पण लगा हुआ था, दर्पण, और इस पर जो है संकेतक का पैमाना था और इसके निचले सिरे पर हमारी जो है तांबे की कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटी हुई थी और ये चुंबकीय छेद के बीच में रखा हुआ था। जब जो है कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इस धारावाही लूप पर बलाघूर्ण लगता है। धारा प्रवाहित होने पर कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण, कुंडली पर आरोपित बलाघूर्ण, ध्यान से देखिए जरा, आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर n IAB। साइन 90 हो जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कुंडली रखी गई है। याद करिए, यहाँ n कुंडली में फेरों की संख्या है, I धारा है, A कुंडली का क्षेत्रफल और B उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और इस जो है बलाघूर्ण के कारण कुंडली में घूर्णन होता है। लेकिन आपको बताया था कि जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है उसका दृढ़ता गुणांक अगर जो है मान लिया जाए C हो और उसमें विक्षेप या घुमाव 5 हो तो ये टाउ जो है C5 से बैलेंस हो जाता है उसके द्वारा लगाए गए बलाघूर्ण के कारण, जो कि पत्ती द्वारा कुंडली पर आरोपित प्रत्यानयन बल आघूर्ण उसको कहा जाता है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल आघूर्ण याद करिए क्या था, C/5। प्रत्यानयन बल आघूर्ण मतलब प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यास्था गुणे विकृति। तो ये प्रत्यास्था है, ये विकृति है, ठीक है। तो ये टाउ बराबर हमारा आ गया C5 माने NIAB बराबर C5। तो इसका मतलब I बराबर C/NAB × 5, तो I बराबर K/5। यहाँ के परिवर्तन गुणांक कहलाता है। तो I बराबर K5 मीन्स I प्रोपोर्शनल 5। मतलब जो है सिद्ध हो गया कि किसी चल कुंडल धारा मापी में प्रवाहित धारा का मान कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होती है। सिद्ध हो गया। अभी इसमें नकुल भैया हमारे बता रहे एक पार्ट और है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हो। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जिन बिंदुओं के बीच हमको जो है विभव प्राप्त करना होता है उन बिंदुओं के बीच गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। याद करिए, यहां पर ध्यान दीजिए जरा, इधर सभी लोग। जैसे बेटा एक प्रतिरोध ऐसे है R1 और दूसरा प्रतिरोध पॉइंट A और B के बीच R2 और ये जो है किसी सेल से जुड़े हुए हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E है। स्विच ऑन करने पर सेल से धारा मान लो IA से निकल रही है। हमको अगर A और B के बीच का विभव नापना हो तो हम गैल्वेनोमीटर को A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़ देंगे और ये वोल्टमीटर का काम करेगा, क्योंकि आप जानते हो समांतर संयोजन में जो विभव यहाँ होगा वही विभव यहाँ होगा, तो इसका विभव बराबर हो जाएगा और हम आसानी से जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में वर्क कर लेंगे या यूज कर लेंगे। पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे प्रयुक्त किया जाता है।
तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में प्रयुक्त करने के लिए जिन बिंदुओं के मध्य का विभव प्राप्त करना होता है, गैल्वेनोमीटर को उन बिंदुओं के मध्य उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर का विभव इन बिंदुओं के विभव के बराबर हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान हो जाता है। और इस प्रकार जो है हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में प्रयुक्त करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक अच्छा वोल्टमीटर रहे, इसके लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए। याद करिए, अमीटर जब बनाते हैं कम रहता है, इसमें क्या होना चाहिए बेटा, जितने ज्यादा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा उतने यह आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करेगा। तो आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करे, इसलिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब बच्चों अगर अभी यहाँ सिद्ध करने को कहता कि सिद्ध करिए कि गैल्वेनोमीटर तभी आदर्श वोल्टमीटर के रूप में व्यवहार करेगा जबकि इसका जो है प्रतिरोध खुद का बहुत ज़्यादा हो। तो कराते यहाँ पर कहा नहीं है, यहाँ पर ये सब मिला के 5 नंबर का है, तो इतना पर्याप्त हो गया, नहीं तो हम सिद्ध करा देते। ठीक, किसी क्वेश्चन में अगर करा देंगे।